उत्तराखंड की ज़मीन को जितना आपने पढ़ा है उतना हमें से किसी ने नहीं पढ़ा है, और आप आज भी जिस अंदाज़ में उसका ज़िक्र करते हैं या लिखते हैं, उससे समझ में आता है कि आप कितने गहरे तक उसमें गए हुए हैं। ये ये जो हिंदू-मुसलमान का सवाल है, ये उत्तराखंड में कब था? मतलब मुझे ऐसा याद नहीं आता। लोग ये कहते हैं, हाँ, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, छुआ-छूत भी चलती थी, खूब चलती थी। लेकिन इस तरह का वैमनस्य, इस तरह का झगड़ा कि नहीं, ये यहाँ जिहाद हो रहा है और हमको जिहाद रोकना है। जो हृदयेश कह रहे हैं, क्या ऐसा है कि क्योंकि यहाँ फौजी लोग हैं, उन्होंने तमाम युद्ध में अपने लोग खोए हैं परिवारों ने, तो उनके बीच इस तरह की भावना भड़काना आसान है? या पहाड़ पर क्योंकि बहुत पलायन हो गया है और जो लोग बचे हुए हैं उनको बरगलाना आसान है, इसलिए इस तरह का नैरेटिव इस तरफ से या उस तरफ से चलाया जा सकता है? आलोक जी, इस वक्त तो पूरे देश में लोगों को बरगलाना बहुत आसान हो गया है। उत्तराखंड तो एक छोटी सी भौगोलिक इकाई है। हिंदू मुसलमान का सवाल जैसे पूरे देश में था सदियों से, वैसे उत्तराखंड में भी था। सन 47 के विभाजन के वक्त में उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर मारकाट के उदाहरण हैं। वो एक सामान्य जैसा हमारा देश था वैसा उत्तराखंड भी था, कोई अलग नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में भी बहुत पहले से रहती आई है। आज जो जिस वन गुजरों को वन भूमियों से निकालने की बात है, वो वहाँ सदियों से रह रहे हैं। अगर कोई इनका उपन्यास पढ़ ले, विद्यासागर नौटियाल का उत्तर बायां है, तो पूरा वन गुजरों पर है कि इस तरह से वो रहते। तो मुसलमान वहाँ व्यापार क्या हुआ? नवीन जी का कनेक्शन ड्रॉप हो दुकानदार गया। हो गए। लेकिन जी। लेकिन आज मुसलमान भी वहाँ व्यापार करने के लिए जाते रहे, यात्राओं के सीजन में ज्यादा जाते रहे। स्थानीय आवर्जन व्यापारियों का होता रहा है, ये तराई के इलाकों से, बरेली से, रामपुर से, मुरादाबाद से, शाहजहांपुर से, इस समय भी बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए वहाँ जाते रहे। और अस्थायी दुकान आबादी भी है, अस्थायी भी आबादी बहुत पुरानी है। किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होता था, प्रेम से लोग रहते थे। भेदभाव बहुत था, ये मुसलमान है इसके हाथ का नहीं खाना है, मुसलमान को किराए पर मकान देने से बचते थे, जैसे तो पूरी देश में प्रवृत्ति है। लेकिन कोई घृणा नहीं थी, नफरत नहीं थी। एक तो इस चीज को समझना चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को इसलिए भी देखना चाहिए आज की समस्या के संदर्भ में। एक तो शुरू में हेमंत गैरोला ने जो सब्र के बाद टूटने की बात की, उस सब्र को मनमोहन जी किसी दूसरी दिशा में ले गए। सब्र क्या है? सब्र का मतलब है हम कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर एक बार वो टूट गया। हम क्या बर्दाश्त कर रहे थे, मुझे नहीं साफ हो रहा। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हृदयेश ने की और मनमोहन जी ने भी की, उसे बहुत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के संदर्भ में देखना इसलिए जरूरी है कि देखिए, अभी एक पिछले वर्ष एक किताब आई, उत्तराखंड की महिलाएं, ठीक है। इसमें मनोज रावत, आज ये शायद केदारनाथ क्षेत्र से विधायक हैं कांग्रेस के, तब पत्रकार थे। 2013 में इन्होंने एक सर्वे किया, लंबा, बहुत बढ़िया लेख है, इसे पढ़ना चाहिए। इसमें ये है कि इसमें खास करके यमुना घाटी, केदार घाटी और लेकिन पूरे उत्तराखंड में कुआं गढ़वाल के गांव से गरीब और बेसहारा या यतीम कन्याओं को ले जा करके सहारनपुर में, बंबई में, महाराष्ट्र में जगह जगह ब्याहा गया। कई जगह उन्हें दैहिक व्यापार में डाला गया, कई जगह उन्हें घरों की, आज ऐसी भी महिलाएं हैं जो ब्याह कर गई, आज वो संपन्न घरों में बेटों, बहू और नातियों पोतियों वाली हैं। मतलब ब्याह के लिए वो गांव से आज भी ले जाए, बहला कर ले जाए। गरीब माँ विधवा हो गई, अपनी बेटी को लालच दे करके लोग गांव से ले जाते हैं, फिर वो कहाँ जाती है कोई पता नहीं। ये आज भी चल रहा है। और 2013 में मनोज रावत के लेख में बहुत विस्तार से इसका जिक्र है। ये कभी बड़ा मुद्दा बना नहीं, ये अब चलता रहता है। और पीछे जाइए, गढ़वाली एक पत्र निकलता था 1903 से वो शुरू हुआ। विश्वम्बर दत्त चंदोला बहुत बड़े पत्रकार हुए, उनका वो संपादक थे गढ़वाली पत्र के। 1905 में वो खुद बंबई जाकर के एक सर्वे कर कर आते हैं। पहले खबर छपती है कि यहाँ से महिलाएं भगा कर ले जाई जाती हैं, फिर वो बंबई जाते हैं चंदोला जी और सर्वे करके एक गढ़वाली में पूरा लेख छापते हैं कि
कि उत्तराखंड की महिलाएं किस तरह से बम्बई, महाराष्ट्र जगह जगह देखी गई हैं। वो घरों में भी हैं बहू के रूप में और वो चकला घरों में भी। शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए कुमाऊं के, वो जब फौज में थे तो बम्बई गए और वहाँ उन्होंने कुछ महिलाओं को बड़ी बुरी हालत में देखा। वहाँ उनकी पहली कविता फूटी थी, तब वो बड़े कवि हुए। उन्होंने ये स्वीकार किया। दीदी बैणी करके उनका एक कविता संग्रह है जो बहुत प्रारंभिक है, वो इसी को देखकर निकला था। यानी उत्तराखंड के गरीब, उत्तराखंड के दुर्गम गांवों से लड़कियों और महिलाओं की तस्करी बहुत पुराना इशू है और सांप्रदायिक विषय नहीं। वो हिंदुओं घरों में गई, राजपूत घरों में गई, जाटों के घरों में गई, महाराष्ट्रियन, गुजराती, इन सब घरों में। और खास करके जिन क्षेत्रों में जैसे हरियाणा है जहाँ पर महिला पुरुष अनुपात बहुत असंतुलित है, महिलाओं की संख्या कम है, वहाँ आपको घरों में लड़कियां ब्याह कर ले जाएगी। वो और क्षेत्रों से भी जाती हैं। उत्तराखंड बहुत आसान ग्राउंड बना हुआ है। एक तो इस चीज को समझना जरूरी है जिसको आज की सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और ऐसा कोई सब्र का बांध भी नहीं था, लोगों ने खुशी खुशी भी ये की और जैसे ही कन्याओं को बोझ की तरह उतार कर फेंक देने वाला काम भी ये किया। आज पिछले 8-10 वर्षों में पूरे देश में जो नैरेटिव चल पड़ा है उसको अब आप देखिए वो किस तरीके से चीज। अभी आप ये हमारी चर्चा में वो भी आना चाहिए था जो पौड़ी में पिछले दिनों एक भाजपा ही ने पूर्व विधायक की बेटी की शादी का मामला, ये मैं भूल गया, माफ कीजिए। नहीं कर रहा था, कोई आपत्ति नहीं कर रहा था। कार्ड छपे गए, बांटे गए, न्योता हुआ। जब वो कार्ड की प्रचार नीचे तराई में और यहाँ बाहर पहुंचा तो हिंदू संगठनों ने लोगों को लग गया कि लव जिहाद है। उस शादी को मजबूरन रोकना पड़ा। उसके वो भाजपा का नेता है, भूतपूर्व विधायक है, वो खुशी खुशी कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की मर्जी के साथ हूँ और शादी करूंगा। लेकिन उसे किस तरह से धमकाया गया, फोन पर वो सबकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। अंततः वो शादी टाल दी गई। तो ये जो नैरेटिव है, ये चीजें हैं। मुसलमानों को जिस तरीके से पुरौला में जो हुआ है, ठीक है, हो सकता है वो लड़की को बरगला कर ले जा रहे हो, लेकिन ये क्या मुद्दा था? ये तो जांच का मुद्दा था। पुलिस शिकायत करती, जांच पड़ताल होती। हो सकता है वो प्रेम करते हैं, हो सकता है वो बरगला के ले जा रहे हैं, हो सकता है वो अपहरण का मुद्दा होता, एक कानून व्यवस्था का मुद्दा होता और निपट जाता। लेकिन चूंकि हम एक बड़े नैरेटिव पर चल रहे हैं, एक सांप्रदायिक उन्माद की ओर जा रहा है पूरा देश, और उत्तराखंड में बहुत आसान है उसको करना। आपने जिस तरह से पौड़ी वाला मामला देखा, जिस तरह से देखा, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता हो लैंड जिहाद या लव जिहाद, ये क्या है? क्या इनकी कोई ये क्या कानूनी शब्दावली है? क्या कोई शब्द, कोई है अपराध? कोई ये टर्म कहाँ से आ गया? किसने दिया ये टर्म? एक राज्य, चलिए आम आदमी हिंदू संगठन कह रहा है लव जिहाद, एक मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है? संविधान की शपथ लेकर जो काम कर रहा है वो कैसे लव जिहाद या लैंड जिहाद कैसे कह सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं। और उसके बाद उसका सच क्या है? सच ये है कि आप 2024 के चुनाव की ओर जा रहे हैं, आपको एक उन्माद पैदा करना है। और पूरा, मैं तो ये कहूंगा साफ साफ, आप देखिए जब सिविल सोसाइटी के लोग या सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थन में लोग प्रदर्शन करते हैं तो उनको लाठियां मिलती। बेरोजगारी के लिए जब लड़के प्रदर्शन करते हैं तो शासन उनको लाठियां मार के भगा देता है। लेकिन जब मुसलमानों को भगाओ करके पोस्टर लगाते हैं लोग, जब महापंचायत या पंचायत को रद्द करने का फैसला आता है, उसके खिलाफ बाजार बंद किया, आज ही बाजार बंद किया गया पुरौला में। जब बंद किया जाता है, आक्रामक नारे लगाए जाते हैं, प्रदर्शन होता है, तब प्रशासन जो उनसे हाथ जोड़ के कहता है साहब अरे हुजूर 144 लगी है, आप जरा हट जाइए, तितर बितर हो जाइए। उनके सामने तो लाठी नहीं उठा। तो ये एक आप बिल्कुल एक स्पष्ट रेखा में देख सकते हैं एक राजनीतिक एजेंडा जो उत्तराखंड में इस समय चरम पर हो गया। और उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सामान्य पत्रकार था उसके लिए ये घटना अंदर के पेज पर एक छोटी सी खबर हुआ करती थी। अब देखिए कैसे उसको हिंदू संगठनों के नेताओं ने पकड़ा, फिर भाजपा के बड़े नेताओं ने पकड़ा, फिर मुख्यमंत्री ने पकड़ा, और वो अंदर के पेज की एक सिंगल कॉलम खबर बैनर बनकर छपने लगी। तो क्या हो, ये उन्माद है, सिर्फ उस उन्माद की ओर है उत्तराखंड। अदरवाइज, और ये घटनाएं, कितनी घटनाएं इस रिपोर्ट में जो आपको दिखा रहा था, बिंदुवार कुछ पिछले 1-2 वर्षों की ये घटनाएं गिनाई गई हैं सांप्रदायिक।
जो इसमें नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, सोमेश्वर में एक विधवा मुस्लिम महिला एक बकरा पाले रखती। कुछ लोग उसका बकरा रात में चुरा ले गए, उसको पकाया खाया, तो दूसरी सुबह उसके घर के सामने उसकी हड्डियां डाल गए। ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं उत्तराखंड के कस्बों में बड़ी संख्या में होने लगी और ये कौन लोग कर रहे हैं? जाहिर है इसमें बाहर के लोग आकर नहीं कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के दिमागों में भी वो जहर धीरे-धीरे असर करने लगा। तो ये है, ये जिस अल्मोड़ा में मुस्लिम घरों में रामलीलाओं के पुतले बनते हैं, दशहरे के जुलूस के पुतले बनते हैं, जिस जहाँ रामलीला का स्टेज मुसलमान बनाते हैं, उस शहरों में मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगने लगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, वो पूरे देश के ही इस नैरेटिव का विस्तार है और बहुत चिंताजनक है। उत्तराखंड ऐसा नहीं था, हमारा देश भी ऐसा नहीं था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।